Hello and welcome back to PSC Panchayat, a channel powered by Omni Science Academy. मेरा नाम ज्योत्सना है and in our previous lecture we discussed about Government of India Act 1919. That was in two parts. We discussed about the background of it and then features of it. Now, moving further, we'll be discussing about Government of India Act 1935. As we know, we are preparing for mains. Okay, so moving further, today we'll be studying about Government of India Act 1935. लेक्चर प्रोसीजर वही रहेगा, मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताऊंगी, फिर उसके बाद फीचर्स बताऊंगी. इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे. So this is it. Government of India Act 1935. Government of India Act 1935. Okay. So इसके बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. फन फैक्ट्स. आपको इसको समझने में और आसानी ही होगी, उसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा, बट वो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल रहेगा याद करने में. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये आता कब है? 1935 में. जो इससे पुराना एक्ट हमने डिस्कस किया था वो कब का था? 1919 का था. ठीक है, 1919 का था. GOI राइटिंग इन शॉर्ट 1919. ठीक है, 10 से 15 साल का डिफरेंस है, राइट? तो इस एक्ट में एक प्रोविजन था, इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही एक प्रोविजन ऐड किया गया था कि हम 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप करेंगे टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट. मतलब इस एक्ट में उन्होंने एक प्रोविजन बना दिया था भविष्य के लिए कि हम एक कमीशन सेटअप करेंगे जिसमें इस एक्ट ने क्या काम किया, उसके एंड रिजल्ट्स क्या आए, उसको हम डिस्कस करेंगे. फिर एक रिफॉर्म के तौर पे उनको हम आगे देखेंगे. तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन का एक प्रोविजन इसी एक्ट में था. इन दिस the Government of India Act 1919, there was a provision about statutory commission. Statutory commission setting up of a statutory commission. Why? To inquire and report about the working of this act. ये कब आना था? 10 साल बाद. 1919 का था तो 10 साल बाद इसको आना था, but due to certain reasons working of the act, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन्स ये 2 साल पहले ही आ जाता है, 1927 में. अब आधुनिक भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा 1927 में क्या होता है? साइमन गो बैक, साइमन कमीशन, ऑल वाइट पीपल, है ना, लाला लाजपत राय. हमने पूरी कहानी उसकी अपने इतिहास में पढ़ी होगी. तो ये वही होता है. ये साइमन कमीशन जो है उसको आना कब था? 10 साल बाद. 1929 में आना चाहिए था, बट वो 2 साल पहले 1927 में ही आ जाता है. साइमन कमीशन जिसमें सारे अंग्रेज होते हैं और इसी वजह से कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं. 1927 जिसमें हम अपने एक बहुत ही सीनियर नेता लाला लाजपत राय को खो देते हैं और भगत सिंह का उसमें प्राण होता, आपको सबको पता ही है. उसके बाद तो साइमन कमीशन 1927 में आता है, इंक्लूडिंग ऑल वाइट मेंबर्स. पता नहीं अंग्रेजों को ऐसा क्यों लगा कि वो ऑल वाइट मेंबर्स कमीशन लेके आएंगे और हम जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. ऑल वाइट, सभी गोरे हैं इसमें. इसी वजह से यही एक रीज़न है कि इसको बॉयकॉट किया जाता है और साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है.
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये प्रोविजन होता है कि एक कमीशन सेटअप करेंगे, किस लिए? टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ द एक्ट। उस एक्ट में कैसे काम किया, जो प्रोविजन हम लेके आए थे उनका क्या असर रहा ज़मीनी स्तर पर, इस चीज़ को जानने के लिए कमीशन बनाया जाता है। अब ये कमीशन है और इसके अलावा 2-3 और भी बातें हैं जो पूरा मिल करके इस एक्ट को लेके आती, 1935 एक्ट। और ये एक्ट मैं आपको बताऊं, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस वक्त का सबसे लंबा एक्ट था, सबसे लंबा एक्ट। मतलब इस एक्ट का रिकॉर्ड कब टूटा है इसकी लेंथ को लेकर के? 1999 में। अब ये हमारी ज़रूरत का फैक्ट नहीं है, फन फैक्ट है। सो इसका रिकॉर्ड, ये इतना लंबा एक्ट होता है, इसका रिकॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद तोड़ती कब? 1999 में, इतने साल बाद। तो और ये एक्ट बहुत लंबा होता है, इसलिए इसका डिवीजन होता है 2 एक्ट्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा जो होता है उसको डिवाइड किया जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट होता है, क्योंकि इसके बाद बर्मा को भी अलग किया जाता है और फिर वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप रिलेट कर सकें, उसको याद रख सकें, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो एक तो सोर्स हो गया अपना साइमन कमीशन जो रिपोर्ट लाएगी, ठीक है। बाकी सोर्स हम डिस्कस करते हैं। अदर सोर्सेस, other sources of the act, एक तो अपना मोस्ट फेमस साइमन कमीशन रिपोर्ट। ये एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, 60% उसका हिस्सा इसी एक्ट से सोर्स किया जाता है। इसलिए इसको जानना, इसको समझना, फिर हम आगे इसको, इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिस्कस किए जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट पहला सोर्स। दूसरा सोर्स, इस रिपोर्ट के बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। हमें पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। पहली तो हमारे कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी होती है क्योंकि ऑल वाइट मेंबर्स होते हैं। फिर दूसरे में कुछ होता है, कुछ वहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, बट वो बहुत ही हैपजेट तरीके से उसको उनको लगता है कि यहाँ तो सिर्फ लड़ाई हो रही है, मुस्लिम मेंबर्स कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। तो वो बेसिकली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है जिसमें गांधी जी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और मेन इवेंट्स होते हैं इतिहास में हमारे, इसी 1930, 31, 32, 33 में। तो साइमन कमीशन, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक जो 3 होती हैं, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें से एक वाइट पेपर निकल के आता है, वाइट पेपर रिपोर्ट। यही वाइट पेपर रिपोर्ट जो है एक्ट का रूप लेगा, ठीक है, वाइट पेपर रिपोर्ट। फिर एक होती है जॉइंट सेलेक्ट कमिटी, इस रिपोर्ट को डिस्कस एंड डिलिबरेट करने के लिए जॉइंट सेलेक्ट कमिटी, जैसे आज भी हमारे पार्लियामेंट में होती है ना कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, वैसे ही उस वक्त का हम समझने के लिए कह सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, जॉइंट सेलेक्ट कमिटी, ठीक है। एक और सोर्स होता है, अगर आपको याद हो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो हम अपना संविधान बनाएंगे उसमें क्या क्या मूलभूत अधिकार होंगे। तो उस रिपोर्ट, उसका ऑफिशियल नाम होता है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी हम याद रख सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928। एक सोर्स ये हो गया। अब आखिरी सोर्स है, ये आई डोंट नो कितने लोग जानते होंगे इसको, लोधियन रिपोर्ट, लोधियन रिपोर्ट।
इस एक्ट में कुछ इलेक्टोरल प्रोविजंस जो होते हैं, इलेक्टोरल प्रोविजंस रिलेटेड जितने भी होते हैं वो इस रिपोर्ट के थ्रू आते हैं, लोदियन रिपोर्ट। सो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इलेक्टोरल, जितने भी इलेक्टोरल प्रोविजन होते हैं 1935 के एक्ट में, वो इस रिपोर्ट के थ्रू ही आते हैं। तो ये 5 सोर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, ये 5 सोर्स हैं। साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकल के आता वाइट पेपर रिपोर्ट, देन कम्स जॉइंट सेलेक्ट कमिटी जिनमें इन रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है, कुछ नए एडिशंस होते हैं। फिर है ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, ऑल्सो नोन एज नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसमें हम मूलभूत अधिकारों के बारे में बात करते हैं। लोदियन रिपोर्ट ये इलेक्टोरल प्रोविजंस को सजेस्ट करती है इस रिपोर्ट में। ओके, सो हमने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने उसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। अब मैं आपको बताती हूँ, हर एक्ट, कोई भी कानून जब आता है तो उसके पीछे एक इंटेंशन होता है, एक लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है कि हम क्या लेके आ रहे हैं। एक फंडामेंटल लेजिस्लेटिव इंटेंट हर कानून के पीछे होता है। आज भी जब हम कोई कानून लेके आते हैं, कोई भी कानून हम लेके आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया, तो हर एक्ट के पीछे एक लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है to provide something, some more rights, some more duties. Okay, so इस एक्ट के पीछे का जो legislative intent था, legislative intent, कानून बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका होता है टू establish फेडरेशन। हम डिमांड कर रहे हैं, कितने समय से हम डिमांड कर रहे हैं, अभी तक आधुनिक भारत के इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो इस टाइम तक 1930 तक बात हो रही होती है कि भाई हमें फेडरेशन दे दो, डोमिनियन स्टेटस दे दो, है ना। पूर्ण स्वराज 1929 में आता है, बट यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे जब इसकी डिलिब्रेशंस चल रहे होते हैं ना, साइमन कमीशन डिस्कस कर रहा होता है तो क्या देना है इसमें, तो फेडरेशन, टू एस्टैब्लिश फेडरेशन, जो इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, बट समहाउ वो साकार नहीं हो पाता। टू एस्टैब्लिश फेडरेशन, ये डिमांड ना हमने 1919 वाले एक्ट के थ्रू भी मांगी थी, बट उस वक्त उन्होंने हमें क्या पकड़ा दिया था, डाया की और क्या नाम है, बाइकेमरलिज्म भी पकड़ाया था, पर उससे कुछ खास हमें मिला नहीं। टू एस्टैब्लिश फेडरेशन, और जब हम फेडरेशन, एक सिस्टम जो होता है गवर्नेंस का, फेडरेशन, डिवीजन ऑफ पावर, डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो फेडरेशन का एक मूलभूत सिद्धांत होता है कि उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट कैन नॉट बी ओरल और समहाउ पेपर्स में ऐसे ही नहीं, इसके लिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये है इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट। इस एक्ट का मैंने आपको बताया कितना डिटेल्ड एक्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे लंबा एक्ट था। तो उसका मुद्दा क्या था, टू एस्टैब्लिश फेडरेशन एंड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके, सो ये है हमारा लेजिस्लेटिव इंटेंट। नाउ इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। इस एक्ट की नहीं, ये एक्ट आया क्यों था, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें क्या क्या, उसके लिए वो जो कमीशन बनाई गई होती है, साइमन कमीशन, वो डिस्कस करती है कि उस एक्ट में क्या काम हुआ, उसकी क्या कमियां थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सबसे मेन जो सबसे मूलभूत जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हमें चाहिए था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, कि हमें आप डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, फिर हम खुद रूल करेंगे उसमें, पर वो हुआ नहीं। उन्होंने हमें दिया डायाकी दिया। डायाकी में ये कहा ठीक है आपको ये चाहिए ना डिवीजन ऑफ पावर, तो हम आपको डायाकी देते हैं। प्रांतों में उन्होंने डायाकी दिया था, बट किया क्या था उसमें, हमने डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने किया ये था कि रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट बना दी। अब जो मेन मुद्दे हैं वो तो रिजर्व लिस्ट में ही रह गए ना, उसमें क्या था, फाइनेंस था, ओके, सो और जो ट्रांसफर लिस्ट थी उसमें एजुकेशन, हेल्थ था। तो जब तक आप फंड नहीं दोगे तब तक हम एजुकेशन में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे उनको। सो एक तो सबसे
मेन इशू ये था, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये 1919। पहला ये था, जो मेन टेंडेंसी ऑफ द एक्ट वाज यूनिटरी, इट वाज लार्जली यूनिटरी। जो डायर्की दिया था उसमें हमें फंड कॉन्स्टेंट्स हो रहे थे। सो डायर्की में जो हमें फंड कॉन्स्टेंट्स हो रहे थे उसकी वजह से डायर्की में क्या था, रिजर्व सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजर्व लिस्ट थी, और फंड जैसे इश्यूज इसमें थे, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। सो मेन इश्यू जब इसमें थे तो प्रोविंसेस में भी हमें अपने आप को रूल करने का इतना कुछ खास कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ऐसा कुछ हमें मिला नहीं था। तो ये सारे उसके कुछ इश्यूज थे। बाइकेमरलिज्म भी था, तो डिमार्केशन ऑफ पावर में हमें उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे, ठीक है, और उसमें जो भी वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उन्हीं का सब कुछ चलता था, डोमिनेट वही करते थे। सो बेसिकली इसका लिमिटेशन ये था। अब इसमें हम देखेंगे आगे क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं। ओके, सो अब मैं आपको फाइनली बताती हूँ इसके So till now we discussed about the background of the Act, Government of India Act 1935. In next video, I'll be talking about the main features of the Act. Okay. Also about the mains preparation, please tell me on the comment box that what else you want me to talk about in our next video. Also share as much as you can. Please subscribe and we'll meet in next video. Thank you.